बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किन पेशेंट में करते हैं और किन पेशेंट में हमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम रूटीन में भी देखते हैं, हमारे पास अक्सर पेशेंट्स या अक्सर बच्चे इस तरह से आते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव एरर सही तरह से करेक्ट नहीं किया होता या जिनको ग्लासेस के साथ कोई ना कोई मसला हो रहा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि प्रॉपर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म नहीं की जाती। तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन बेसिकली हम करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमने जो एकोमोडेशन होती है बच्चों में, क्योंकि एकोमोडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो हमने उस स्ट्रांग एकोमोडेशन को टेम्परेरी थोड़ी टाइम के लिए हमने उसको ब्लॉक करना होता है। अब किन पेशेंट्स में हमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ कि आपने ये देखना है कि एज क्या है। ठीक है, हम मोस्टली प्रेफर करते हैं साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन लेस देन 16 ईयर्स एज में। ठीक है, अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे पास आते हैं तो उसमें हमारी ये प्रेफरेंस होती है कि हम उसमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करें। सेकेंडली, वो बच्चे जिनमें एकोमोडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। अब हमें ये कैसे आइडिया होता है कि इसमें एकोमोडेशन स्ट्रांग है या नहीं? उसकी सबसे पहला सिम्टम ये है कि आपको ये डाउट हो, ये सस्पेक्ट कर रहे हो आपके पेशेंट को लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। सेकेंडली, पेशेंट की जो जब आप ऑटो रिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो अनप्रेडिक्टेबल रिफ्रैक्टिव एरर्स आते हैं। मीन्स के जैसे पेशेंट का VL एक्यूटी 6 है लेकिन ऑटो रिफ्रैक्टर पे कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है, प्लस में या माइनस में। ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट का जो ऑटो रिफ्रैक्टर पे रिफ्रैक्टिव एरर फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे आपने एक रीडिंग ली +2 आया, सेकेंड रीडिंग ली +1 आ गया, सिमिलरली या फिर प्लस में फर्स्ट रीडिंग में प्लस में वैल्यू आ गई, सेकंड रीडिंग में स्फेरिकल माइनस में आ गया, तो ये अब क्या हो रहा है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ के जैसे आपके पेशेंट होते हैं जिनमें स्टिग्मेटिज्म आ रहा होता है। ठीक है, VN अच्छा है लेकिन सिलेंडर आ रहा है, सिलेंडर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी आपने लाजमी साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी है। इसके अलावा वो पेशेंट जो स्क्वीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी आपने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन लाजमी करनी होती है। और आपके पास ऐसे पेशेंट जो स्क्विंट के साथ आए, स्पेशली ईजो डेविएशन के साथ आए, एक्सो डेविएशन के साथ आए, तो आपने उस पर लाजमी साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी है। ड्राई आइज के साथ आए फिर भी आपने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी है। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सिम्टम्स जिसमें आपको लगे कि पेशेंट जो है वो उसको हेडेक की कंप्लेन है या आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन द VL एक्यूटी 6/6, फिर भी आपने उसमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन ही प्रेफर करनी है। तो ये तो था कि वो पेशेंट्स जिनमें हमने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सूडो मायोपिया। अक्सर बच्चों में एक्सेसिव एकोमोडेशन की वजह से क्या होता है कि मायोपिक शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, तो उसमें भी आपने ग्लासेस प्रिस्क्राइब करने से पहले लाजमी साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी है। ये तो वो कंडीशंस होंगी जिनमें हमने साइक्लोप्लेजिक परफॉर्म करनी है। अब किन पेशेंट्स में हमें नहीं करनी चाहिए? ठीक है, एक तो वो पेशेंट जो ऑलरेडी ग्लासेस की हिस्ट्री के साथ हैं, ग्लासेस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और स्टेबल VL एक्यूटी है, तो उसमें भी आप कोशिश करें कि बेशक अगर ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है, VL एक्यूटी अच्छा है, तो आप उसमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन ना करें। या वो पेशेंट जिनमें आपने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन की और 6 मंथ से पहले वो आपके पास आ रहे और VL एक्यूटी भी अच्छा है, तो आप उनमें भी यही कोशिश करें कि VL ग्लासेस कंटिन्यू करें और 6 मंथ के बाद, टाइम पीरियड के बाद ही आप साइक्लोपेन उसमें जो है वो इंस्टॉल करें आई में, क्योंकि आपका कम से कम जो ग्लासेस का ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ्स का होता है जो आप रिफ्रैक्टिव करेक्शन करते हैं। हाँ, अगर आपके पास प्रोग्रेसिव मायोपिया के साथ या हाइपरमेट्रोपिया के साथ कोई पेशेंट आ रहा है तो वो एक अलग एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज अगर स्टेबल VL एक्यूटी के साथ आ रहा है और 6 मंथ से कम टाइम पीरियड में आपके पास आ रहा है, तो आप यही प्रेफर करें कि आप उसको जो है वो ग्लासेस कंटिन्यू करें और बार बार उसको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन अननेसेसरी ना करें। इसके अलावा मायोपिक पेशेंट, ठीक है, मायोप्स से आपको पता है कम अकोमोडेट करते हैं, तो उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर विजिट के ऊपर उनके साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास हाईली कोऑपरेटिव पेशेंट आ जाते हैं और अडल्ट्स हैं या एल्डरली हैं, तो उनमें भी साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किन पेशेंट में हमने साइक्लोपिन ही यूज़ नहीं करनी। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड समझ लें तो सबसे पहले वो पेशेंट जिनमें आप ये सस्पेक्ट करें कि ओपन एंगल ग्लाकोमा है या उनका एंटी चेम्बर एंगल नेरो है या उनके कोई ड्रग की हिस्ट्री है, या इसके अलावा आपके पास पेशेंट आता है, बच्चा आता है, उसको फीवर है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है, क्योंकि आपको पता है सिस्टेमिक साइड इफेक्ट साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन के सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनमें फीवर भी है।
ठीक है। तो आप ऐसे पेशेंट को जो फीवर की हिस्ट्री के साथ आए तो आप उसको अवॉइड करें जब तक उसका फीवर सेटल नहीं हो जाता। इसके अलावा ड्रग्स की एलर्जी के साथ अगर कोई आता है जिसको ऑलरेडी कोई एलर्जी है या साइक्लोपिन से प्रीवियस कोई एलर्जी की हिस्ट्री है तो उनमें भी आप जो है कोशिश करें कि या तो आप उनका पंक्टम जो है प्रेस करवा के साइक्लोपिन जो है वो उनकी आँख के अंदर डलवाएं ताकि सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कम से कम हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इनबॉक्स ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।